नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट श्री कुलभूषण खजूरिया जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम जानने वाले हैं महिला संबंधी कानूनों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में महिलाओं का दर्जा हमेशा से पूजनीय रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। पर कुछ दशकों में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं संबंधी अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की या महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अपराध का जो एक ग्राफ है ये क्यों बढ़ रहा है। जिस देश में हम नारी की पूजा करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम नारी की पूजा करते हैं, नवरात्रे अभी आने वाले हैं, तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका कारण है? इसका कारण हमारे समाज में विकृति जो फैल रही है वो मुख्य कारण है। और मेरा ये मानना है कि समय के साथ साथ महिलाओं में जागृति आ रही है, कानूनी रूप से पढ़ाया जा रहा है, उनमें उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि हमारे खिलाफ कोई भी गलत काम होगा तो हमें उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी है। वो अपनी आवाज़ बेबाकी से उठा रही हैं और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जी सर, अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें, महिलाओं से जुड़े अपराध की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या उनके लीगल राइट्स हैं। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक महिला का क्या कानूनी अधिकार है, क्या उन्हें संविधान की अगर हम बात करें, आईपीसी की अगर हम बात करें, क्या क्या उनको अधिकार दिए गए? अगर हम संविधान से शुरू करेंगे, संविधान की नज़र में लैंगिक भेदभाव परमिसिबल नहीं है। उस संविधान के हिसाब से महिला हो या पुरुष हो, दोनों के अधिकार बराबर हैं। पर हमारे समाज में जो आज तक घटित हुआ है, जिसमें ये माना गया कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो उनको एक विशेष दर्जा दिया गया कि महिलाओं को एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना गया। उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित बनाए जाने के लिए विशेष रूप से कानून बनाए गए हैं। जी, उसमें आपने हाल ही में देखा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है जी, और जो आपको वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ कोई गलत इस तरह की घटना ना घटे, उसको सुरक्षित करने के लिए भी अलग से कानून बनाया गया है। जी, और जैसा कि आपने भी हमें बताया कि महिलाओं के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। पैतृक जो उनकी संपत्ति रहती है उसके अधिकार के लिए भी नए नए कानून हम अक्सर देखते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, तो वो भी बनाए गए हैं। जी, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार सरकार ने विशेष रूप से दिया। पहले उनको इस अधिकार से वंचित रखा गया था, जबकि इस कानून को आने के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं। उनका हक अपने ससुराल पक्ष में भी है, उनका हक अपनी पैतृक संपत्ति में भी है, जहां वो रह सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी महिला की शादी नहीं होती है या उसको ससुराल पक्ष से किसी भी समय से, किसी भी वजह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ से छोड़ के आती है, तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति में हक मिलता है, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। जी सर, अगर हम एनसीआरबी के यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अगर आंकड़े हम देखें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो महिलाओं के प्रति जो अपराध का जो ग्राफ है, जो संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो डकैती के मामले हो, रेप जैसी घृणित चीज़ें हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी के लिए डेथ है, और लूटपाट और ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या समाज में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने की हमें ज़रूरत है? क्यों ये जो इतना अपराध है बढ़ रहा है, इसका कारण आपको क्या लगता है? कि समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं जो कानून है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, पुलिसिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि महिलाओं द्वारा जो भी मामले पुलिस के पास उठाए जाते हैं, उनमें या तो महिलाएं पूर्ण रूप से अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, या उनकी सही तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, जिसके कारण अल्टीमेटली जो ट्रायल चलता है वो फेल हो जाता है। प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण भी है। कहीं ना कहीं हमारे पुलिस की जो कार्यवाही है उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है। जी, और सर कई लोगों की ये भी मांग रहती है कि जो कानून है उसे कठोर से कठोर बनाया जाए, उसमें इस प्रकार की धाराएं लगाई जाएं जो नॉन बेलेबल हों, और इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो घटे। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं उसमें महिलाओं के प्रति कोई ऑफेंस होता है तो उसमें वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कठोर हैं।
किसी भी महिला के साथ जी। विदेश में, किसी डेवलप्ड कंट्री में गलत जीरो टॉलरेंस का हमें कहीं ना कहीं हाँ, वहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। उसकी सज़ा जो है वो बहुत ही कठोर है। आप एक वो देखे मान के चलें, जैसे फिटनेस किलिंग है, तो उसमें वहाँ पर जो सज़ा है, विकसित देशों में सज़ा है, वो बहुत ही हार्ड है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें। जी सर, अगर हम एक गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए दुश्वारियां शायद बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखें या अगर आप न्यूज़ भी सुने, टीवी पे सुने, रेडियो पे सुने, हम ये देखते हैं कि 6-6 महीने की बच्चियाँ, 8-8 साल के बच्चे, उनके साथ दुराचार, रेप और इस प्रकार की घटनाएँ आम हो चली हैं। हम ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम ये चीज़ें नहीं सुनते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा गर्ल चाइल्ड को, और मैं यहाँ पर छोटे बच्चों में मैं लड़कों को भी लेता हूँ, कि जो भी चाइल्ड हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कानून है? सरकार ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष कानून बनाया है, पोक्सो जी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजेस जी। उसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि जहाँ कहीं बाल के साथ, किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटना पेश आए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। उसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई हैं और उसमें कानून में भी ये प्रावधान रखा गया है कि 1 साल के भीतर इस तरह के मामलों का निपटारा किया जाए। जी। और सर, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ कोई इस प्रकार की घटना हो जाए, तो जो एक वो ट्रॉमा होता है, जो एक मानसिक ट्रॉमा होता है, वो उनके लिए काफ़ी गहरा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इस प्रकार से भी कोई मैकेनिज़्म एट प्लेस हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसे काउंसल किया जाए, या फिर पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चा उनका खाना नहीं खा रहा है या फिर उनसे कोई चीज़ छुपा रहा है या अगर वो कुछ स्ट्रेस में लग रहा है तो उससे बात करें, उससे जाने कि कहीं उसके साथ भी कोई इस प्रकार की घटना तो नहीं हुई? जी बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद हमारा समाज इस सारी घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार होता है। जी। पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर पूरा समय देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उनके व्यवहार में अगर कोई बदलाव है तो उस बदलाव का कारण क्या है, उसको उनको पढ़ना चाहिए। और बच्चों के साथ इस तरह की कोई गलत घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए उनकी काउंसिल करने के लिए चाइल्ड केयर काउंसिल बनी हुई है। तो उसके पास उस मामले को उठाया जाता है, या वो ये चाहें तो उस मामले को सीधा पुलिस के पास भी उठा सकते हैं जाके, और पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करें। जी। और सर, इन मामलों में अगर मैं सज़ा की बात करूं तो किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां किसी छोटे बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाए? बाल यौन अपराध में सज़ा सरकार ने बहुत कठोर रखी है, उसमें 10 साल सज़ा का प्रावधान है। जी। अगर ये साबित होता है कि किसी बाल के साथ इस तरह की घटना पेश आई है तो उसमें जो अपराधी है और साबित होता है तो अपराधी को 10 साल की सज़ा का प्रावधान है उसमें, जुर्माने के साथ साथ। जी सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई महिला शादी करके दूसरे घर में जाती है अपने पिता के घर से, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं जहाँ उसका कहीं ना कहीं शारीरिक व मानसिक शोषण भी किया जाता है। तो अगर किसी महिला के साथ जब वो विवाह करके दूसरे घर में जाती है, उसके साथ कोई मारपीट या इस प्रकार की कोई घटना घट रही है, तो उसके लिए क्या कानून है और किस प्रकार से वो महिला उस कानून का इस्तेमाल कर सकती है? शादीशुदा महिला के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, महिला को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने विशेष रूप से कानून बनाया है जी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। उस एक्ट के तहत एक महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहीं भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। महिला थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं जी। या उसके लिए काउंसिल बनी है। महिला आयोग के पास भी आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं अपनी शिकायतें लेके जाती हैं, महिला आयोग उनकी शिकायतों का निवारण भी करता है। जी। दोनों पक्षों को बुला के उनके बीच में बैठ के समझौता भी करवाया जाता है ताकि उनको इस तरह का महसूस ना हो कि हमारे साथ हमारे ससुराल में दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी भी तरीके से गलत हो रहा है। अगर फिर भी वो मामला ना सुलझे तो महिला अपनी अधिकार के लिए अदालत के समक्ष भी याचिका दायर कर सकती है। जी सर, डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है? क्या किस प्रकार से एक चार दीवारी में जो एक वायलेंस होती है वो किस प्रकार से डिफ़ाइन की गई है? क्या है वो? क्या एक शारीरिक वायलेंस है, मानसिक वायलेंस है? नहीं, ये शारीरिक भी है, मानसिक भी है और इकोनॉमिकल भी है। जी। अगर किसी महिला को ये ससुराल पक्ष में ये ताना दिया जाता है कि तू क्या लेके आई है साथ, तो वो आर्थिक रूप से आ गया। अगर उससे डिमांड की जाती है तो वो उस तरह से आता है। उस चीज़ से निपटने के लिए महिला को ये विशेष अधिकार दिया गया है ताकि वो इस मामले को अदालत के समक्ष उठाए और अपने, अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, चाहे वो मारपीट है, तो उसके लिए वो अदालत के समक्ष जा सकती हैं।
जी। और सर, अगर किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घट रही है, जैसा कि आपने बताया, कोई भी शारीरिक वायलेंस है, मानसिक पीड़ा उस पे पहुंचाई जा रही है, इकोनॉमिक उसके ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जो महिला है वो उस चीज़ को छुपाती है, वो अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहती, उसे समाज की बेइज्जती का भी डर रहता है। तो ऐसे मामलों में क्या कोई इस प्रकार के मैकेनिज़्म एट प्लेस हैं कि जहाँ पे वो बात कर सके किसी के साथ फ़ोन पे, अपनी आप बीती बता सके और एक अच्छी सलाह ले सके? उसके लिए कानूनी सलाह भी है, अदालतों द्वारा चलाई जा रही है, लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा चलाई जा रही है, महिला आयोग द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पर वो अपने आप को ये महसूस करें कि मैं अपने अधिकार के लिए सही रूप से सलाह ले सकती हूँ। वो उन किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने जो मुद्दा है उसको उठा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। जी। और सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की आपने बात करी, तो उसमें किस प्रकार से एक महिला को रिलीफ दिया जाता है, किस प्रकार से वो रिलीफ ले सकती है? जैसे महिला अपने ससुराल में रह रही है, ससुराल नहीं मैं घर कहूँगा, जहाँ उसकी शादी हुई है वो उसका घर है, अब उस घर में रह रही है, उसके ससुराल पक्ष के लोग अगर उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो अदालत में जा सकती है। अदालत के पास एक याचिका दायर करेगी, उसमें वो कहेगी कि मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा है, मेरा भरण पोषण मुश्किल है, तो वो एक कानूनी हक है उसका अपने पति से लेने का कि वो रहने की भी व्यवस्था करेगा, खान पान की भी व्यवस्था करेगा। ये उसकी कानूनी दायित्व है जी, उसको निभाने पड़ेंगे। और अगर वो फेल होता है, किसी तरीके से असफल है, तो महिला उसको कानून के माध्यम से उसको पूरा करवा सकती है जी। और सर, कई बार ये भी देखा गया है कि दहेज के मामले को लेकर भी काफ़ी एक वायलेंस का एक रूप आ जाता है। हम ये देखते हैं कई बार महिलाओं की हत्या हो जाती है दहेज को लेकर। तो ये जो दहेज को रोकने के लिए किस प्रकार से कानून है? उसके लिए डाउरी एक्ट पहले से बना हुआ है जी। बाकी पेनल लॉज में इसके लिए प्रावधान है जी। इंडियन पेनल कोड में इसमें बाकायदा अमेंडमेंट की गई है, 498A उसमें लगाया गया है जी। ताकि महिलाओं के साथ दहेज को लेकर कोई उत्पीड़न ना हो। आपने ये समाज में देखा होगा कि दहेज के लिए महिलाओं को अक्सर तंग किया जाता है जी। तो महिलाएं उस मामले को उठाती हैं, अदालत के समक्ष वो मामले जाते हैं। ये एक अलग बात है कि वो कितने सफल होते हैं कितने असफल होते हैं जी। पर बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो समाज की नज़र के लिए ही बच जाते हैं और वो महिलाएं जो हैं उस मामले को प्रभावी रूप से उठाती नहीं हैं। जी। और सर, कई बार ये भी देखा गया है कि जो 498 के जो केसेस होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक ये पीनल कोड है, तो 498 केसेस के ऊपर कई बार हमने जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने भी काफ़ी टिप्पणी की है कि इसका मिसयूज़ भी किया जाता है और इसे लीगल टेररिज्म तक कहा गया है। तो आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? जिस तरह से अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं, अदालत के समक्ष इस तरह के मामले जब आते हैं तो उनकी जो फेलियर रेट है वो 95% के आसपास रहा जी। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये लीगल टेररिज्म है और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में 498A का दुरुपयोग ही सामने आया है। उन्होंने अपनी किन्हीं और वजहों से जो मामले जो पुलिस के समक्ष जो है वो मामला दर्ज करवा दिया जाता है ताकि जी। वो अपने ससुराल पक्ष को डरा सकें। कई मामलों में तो इस तरह से आता है, बाद में इन मामलों में समझौता मामला भी आता है कि हम इसको अब आपसी सहमति से ख़त्म कर रहे हैं जी। तो उस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये लीगल टेररिज्म है, तो उससे मैं सहमत हूँ। बहुत सारे मामले इस तरह के अदालतों के समक्ष आए हैं जी। और सर, अगर किसी महिला की दहेज के लिए हत्या की जाती है या उसे जला दिया जाता है तो ऐसे मामलों में कानून किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से सज़ा है और क्या ये सारे जो हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है? जी हाँ, ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। किसी महिला की अगर दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है तो इस समाज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है जी। हमें आज़ादी मिले वो इतना समय हो गया है परंतु मानसिक रूप से अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम एक पुराने ढर्रे पे जी रहे हैं, महिला को एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही मान रहे। हालांकि महिलाएं बहुत ऊंचे पदों पे पहुंच चुकी हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जो उनको संविधान में एक हक दिया गया है वो उसका पूरा प्रयोग कर रही हैं जी। बहुत ही कम ऐसे मामले आते हैं जिसमें महिलाएं एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी खुद को साबित करती हैं जी, बाकी नहीं जी। और सर, जो भी शादीशुदा महिलाओं से जुड़े जो भी अपराध की घटनाएं हैं, कई बार उनमें काउंसलिंग करवाई जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन मामलों में काउंसलिंग क्यों करवाई जाती है जब इस प्रकार के मामला सामने आ रहा है कि जहाँ पे शारीरिक या मानसिक शोषण किया जा रहा है, तो उस प्रकार से काउंसलिंग कराने का क्या तर्क है? जी, आपका ये बात सही है कि जब एक आपराधिक घटना कोई सामने आती है तो उसमें काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए जी। परंतु काउंसलिंग करवाने के पीछे एक विशेष प्रयोजन रहता है, क्योंकि एक शादी का घर
एक मैट्रिमोनियल हाउस जो है उस वो बचा रहे, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाएगी तो वो फिर किसी भी सूरत में उस मैट्रिमोनियल हाउस का बचना जो है वो संभव नहीं होता है। जी, और इसलिए उसमें काउंसलिंग का प्रावधान रखा ये भी मानना है कि कई बार जो मामला होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, मामला छोटा सा अनबन का होता है, पर वो एक वेंजेंस के रूप में वो तरह तरह के जो केसेस हैं वो आगे आ जाते हैं। जी, उसमें विचारों के मेल की बात कहूँगा। अगर विचारों का मेल नहीं है तो छोटी सी बात बड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे आपराधिक मामले जो हैं वो सिर्फ वैचारिक मतभेद से के कारण ही दर्ज होते हैं। जी, और सर अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि अगर कोई महिला है वो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और वो कोई काउंसलिंग नहीं चाहती, वो एक डिवोर्स लेना चाहती है, वो अपनी ज़िंदगी अलग से जीना चाहती है, अपने सुकून से जीना चाहती है, तो डिवोर्स वो किस प्रकार से ले सकती है, क्या ग्राउंड्स है, और डिवोर्स होने पे उसका क्या अधिकार है? डिवोर्स होने के बाद एक महिला का वही अधिकार है जो एक विवाहित महिला का रहता है। उसका उस प्रॉपर्टी में भी हक है, अपनी मेंटेनेंस लेने का भी हक है अगर वो अकेली रह रही है। उसके ये दोनों अधिकार, ये सारे एक विवाहित महिला के अधिकार खत्म हो जाते हैं जिसमें वो दोबारा शादी कर लेती है। जी, बाकी उसको जो डाइवोर्स्ड हस्बैंड है उसको मेंटेन करना उसकी लीगल ड्यूटी है। सर ग्राउंड्स क्या रहते हैं डिवोर्स लेने के? क्या महिला किसी भी ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है या कोई ग्राउंड्स भी होने चाहिए? अगर वो एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं, डिजर्शन है, उस महिला को छोड़ दिया गया है पति द्वारा, तो उसको डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड आता है मेन क्रूएल्टी का। अगर पति या उसके ससुराल पक्ष के सदस्य उसके साथ किसी भी तरह से मिसबिहेव करते हैं, उसके प्रति क्रूअल बिहेवियर रखते हैं, तो वो उसके उस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जी, सर अगर किसी महिला के साथ कोई भी आपराधिक घटना घटती है, कि कोई भी जिसमें अगर शादीशुदा महिला है वो हो या फिर कोई भी महिला हो जो सड़क पे चल रही है, उसके साथ कोई भी दुराचार या कोई भी आपराधिक घटना घटती है, तो वो किस प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, क्या कोई टोल फ्री नंबर्स भी है जहाँ पे वो बता सके कि मेरे साथ ये घटना घटी है? जी, उसके लिए महिला आयोग ने अलग से नंबर जारी कर रखे हैं। पुलिस पर सबसे पहला काम उस महिला का यही बनता है कि वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाए। जी, इस सोच को किनारे रखे कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको अपने हक के लिए लड़ना है। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवानी है और पुलिस का काम है उसमें एफआईआर दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई करना है। और सर कई बार ये भी देखा जाता है कि जो महिलाओं से जुड़े अपराध है उसमें कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ऐसे मामलों में फिर महिला के पास क्या चारा रह जाता है? वो कहाँ पे जाके अप्रोच करे कि उसकी एफआईआर दर्ज हो? और कई जगह हम ये देखते हैं कि महिला इस वजह से भी थाने में जाके शिकायत नहीं करती कि उसे लगता है कि जो स्टाफ होगा वो मेल होगा, तो वो अपनी आप बीती भी नहीं बता सकती। तो थानों में किस प्रकार से मैकेनिज्म एट प्लेस है जहाँ पे महिला अपनी बात रख सके? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। कोई भी महिला अपनी कंप्लेंट जो है वो इन राइटिंग ऑनलाइन डाल सकती है। वो पुलिस की वेबसाइट पे डाल दे, कंसर्न्ड एसपी को कंप्लेंट कर दे, थाने में कंप्लेंट कर दे। उसके लिए उनको थाने जाना ज़रूरी नहीं है। जी, थाना में जाना महिला का बहुत ज़रूरी नहीं है। और पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो महिला पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी उसके जहाँ वो रह रही हैं वहाँ पर भेजें और उसके बयान दर्ज करें, उसके ऊपर अगली कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो बनती है उसको करें। जी, सर पुलिस ने महिला थाना भी काफ़ी सारे बनाए हैं, तो ये महिला थाना किस प्रकार से महिला की मदद करें? क्या इनका मकसद था बनाने का? महिलाओं के लिए वहाँ पर आपने ये देखा होगा महिला थाना में जो मैक्सिमम स्टाफ है वो महिलाएं ही होती हैं। जी, ये इस उद्देश्य से बनाई गई हैं ताकि महिलाएं, बालिकाएं वहाँ जाकर अपने घटनाक्रम को सही तरीके से बता सकें, क्योंकि उनकी जो पीड़ा है उसको महसूस सिर्फ एक महिला अच्छे तरीके से कर सकती है, इसलिए इसको रखा गया है उसका। जी, और सर ये भी देखा गया कि जो महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं उनके लिए जो एफआईआर होती है वो उनके लिए ज़ीरो एफआईआर का भी प्रावधान होता है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? ज़ीरो एफआईआर ये है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ बैठ के घटनाक्रम कहीं का भी हो, वो एफआईआर आप जहाँ भी हैं वो उसकी एफआईआर को दर्ज करवा दें। फिर वो एफआईआर जो है बाद में ट्रांसफ़र हो जाती है कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र हो जाएगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी, सर अगर हम महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें, अगर कोई शादीशुदा महिला है उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है कि आप बच्चा पैदा करें, या फिर उसको अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या उसे ये कहा जा रहा है कि आप एक लड़का पैदा नहीं कर रहे, आप लड़की पैदा कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या दिए गए हैं हमारे कानून में एक महिला को? महिला को इसमें बहुत स्पष्ट है कि महिला को आप किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा पैदा करें। जी, दूसरा ये नहीं कह सकते हैं आप कि ये बालक ही होना चाहिए या बालिका ही होनी चाहिए, उसके लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ बालक के लिए आप बालिका भ्रूण हत्या करते हैं तो उसके लिए आप सज़ा के जिम्मेवार बनते हैं। जी,
जिसमें 10 साल कारावास सजा का प्रावधान है। जी सर, अगर हम बात करें महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में, तो जो सबसे बड़ा अपराध है जो आजकल हमेशा चर्चा में रहा है, और जब से निर्भया वाला गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ है तब से बहुत मांग भी उठ रही है कि जो रेप लॉज हैं उन्हें स्ट्रिक्ट किया जाए, उसमें फांसी की सज़ा दी जाए। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसे क्या करना चाहिए, और किस प्रकार से कानून एट प्लेस है उसकी मदद करने के लिए? इसके लिए महिला पहले तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। अपनी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब वो अदालत में जाती है तो उसको अपना पक्ष प्रभावी रूप से रखना होगा, ताकि जो गुनाहगार हैं उनको कानूनन रूप से सजा मिले। जी। और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा, उसके लिए और कोई साधन नहीं है। सर, क्या उसकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, ताकि समाज में उसकी आइडेंटिटी लीक आउट ना हो, उसको बचाने के लिए और उसको काउंसिल करने के लिए, उसे कोई एक रिलीफ देने के लिए भी क्या कोई जुडिशरी में, कानून में कोई इस प्रकार से मैकेनिज्म है? जी, इस तरह से है। कहीं भी पीड़िता का जो नाम है, उसकी पहचान है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, ताकि उसके मान सम्मान बरकरार रहे। जी। और इसके अलावा इस तरह के मामलों में जो पीड़ित महिला होती है उसको सरकार ने एक मुआवजे के लिए स्कीम भी बनाई है। जी। ताकि वो अपने आप को सेटल कर सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, उसके लिए इस तरह का प्रावधान। सर, कई बार ये भी देखा गया होता है जो पीड़ित महिला होती है, जिसके साथ इस प्रकार की दुराचार की घटना सामने आती है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, जो अक्यूज्ड होते हैं उनकी तरफ से, कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो क्या कोई पुलिस प्रोटेक्शन या कोई इस प्रकार से विटनेस प्रोटेक्शन भी उनको प्रोवाइड की जाती है? उनको अगर इस तरह की कोई शिकायत पुलिस के पास आए, अधिकारियों के पास आए, जी, तो उसमें अविलंब कार्रवाई की जाती है। पीड़िता को भी और उसके गवाह जो हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। जी। सर, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो ऑफिसेज में काम करती हैं, 9 to 5 जॉब करती हैं, उनके साथ वर्क प्लेस में शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है। तो ऐसे मामलों में क्या कानून है? किस प्रकार से अगर किसी ऑफिस में किसी महिला के साथ इस प्रकार से घटनाक्रम अंजाम दिया जा रहा है तो वो क्या करें? वर्क प्लेस पे इस तरह की कोई घटना पेश ना आए, जी, उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है। उसमें उस जहाँ भी 10 लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें फिर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी के पास महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। फिर वो कमेटी एक जांच करती है। अगर वो उसमें उसके जो द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं अगर किसी भी तरीके से सही पाए जाते हैं तो उनको जो मामला जो है पुलिस के पास भेजा जाता है, और जो अभियुक्त होता है, जिसके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी। सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महिलाओं को अपराध से बचाने के लिए इतने सारे कानून बनाए गए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जेंडर बायस्ड लॉज हैं, इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, क्या ये जेंडर बायस्ड लॉज हैं और क्या इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है? जेंडर बायस्ड लॉज तो नहीं मैं कहूँगा, पर इसमें एक समय के साथ इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जी। कानून जो है वो बहुत कठोर होना चाहिए। उसका गलत काम करने वाले के लिए भय होना चाहिए कि मैं गलत काम करूँगा तो मुझे ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पर साथ ही साथ अब जैसे हमारा समाज विकसित हो रहा है तो उसमें कानून में बदलाव की ज़रूरत रहेगी। जी। और सर, अगर महिला आयोग की हम बात करें तो महिला आयोग का रोल आप क्या देखते हैं भविष्य में? महिला संक्षेप में आपसे जवाब। जी, महिला आयोग का काम सिर्फ सरकार को एक सलाह देना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम क्या करें। जी जी, ये सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद जी। दर्शकों, अक्टूबर माह को हम साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहे हैं, तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि साइबर क्राइम रिलेटेड आप अपने आप को अवेयर रखें, जागरूक रखें, सतर्क रहें, अपने जान पहचान वालों को भी बताएं कि बैंकिंग फ्रॉड और भी जो भी साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखें। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।